Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So today we will discuss some important things about CA Foundation Business Laws exam for January 2026 attempt students. ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस बार आपके पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ठीक है, हाइब्रिड तरह के क्वेश्चंस होंगे. मतलब आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में तो केस दे रखा है, ठीक है, बट वो एक्चुअल में थ्योरी क्वेश्चन होगा. ठीक है, और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो एक्चुअल में हाइपोथेटिकल केसेस हो सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे होंगे. तो हो सकता है कि इस बार 70 to 75% आपका पेपर केस बेस्ड रहे. ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं. ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल लुक थ्योरेटिकल. ठीक है, बट वो क्या टेस्ट कर रहे होंगे आपकी एप्लीकेशन को और क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो. ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या होगा. तो ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है. सेकेंड थिंग कि एग्जामिनर्स की ऑब्जर्वेशन रही है कि बच्चे जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसमें ही नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. तो इस बार सारे के सारे डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, डिफरेंस आएंगे, चाहे एक ही आए पर डिफरेंस आने वाला है. मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सोगा से आ जाए. ठीक है, आपका सेल वर्सेस करके जितने भी डिफरेंसेस है वहाँ से आ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनरशिप के अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं वहाँ से आ सकते हैं. ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफरेंसेस भी आपने कर लेना है. और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक डिफरेंस है, एलएलपी वर्सेस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो वाला भी करके जाना अच्छे से. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. अब आगे चलते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या होगा. तो वही है कि 70 to 75 आपके केस बेस्ड या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे. ठीक है, बाकी के आपके थ्योरेटिकल हो सकते हैं. ठीक है, पर 5 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एग्जामिनर्स ने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को दिक्कत आती है सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में डिस्टिंग्विश करने में. ठीक है, और वो केस बेस्ड क्वेश्चन में पुअर एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रोविज़न्स की. ठीक है, उनको प्रोविज़न लगाना ही नहीं आ रहा, तो उस चीज़ पर आपने ध्यान देना है. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन की. तो देखो, आईसीएआई क्या डिमांड करता है आपसे. ठीक है, वो क्या चाहता है कि आप प्रॉपर एंड करेक्ट डेफिनेशंस लिखें. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशंस को इधर उधर कर देते हैं. ठीक है, आप प्रोविज़न में चाहे कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख रहे हो, बट डेफिनेशन में ये चीज़ मत करो. ठीक है, जब भी आप कोई भी लीगल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद आपको क्या मेन पॉइंटर लग रहा है, अंडरलाइन दैट. ठीक है, अपनी हेडिंग्स को क्लियर रखो, उनको बॉक्स में डाल दो. ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग है, जैसे आप एसेंशियल लिख रहे हो, एसेंशियल की हेडिंग्स है उनको बॉक्स में डाल दो. फिर उनके अंदर जो आप लिख रहे हो, ठीक है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो. एग्जामिनर के लिए जितना आप सिंप्लीफाई करोगे ना चीज़ों को, उतनी ही जल्दी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा. ठीक है, अपने आंसर्स को सिंपल रखो, स्ट्रक्चर्ड रखो. ठीक है, और एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि हाँ बच्चे ने एनालाइज करा है प्रॉपर और उस तरह से आंसर दिया है. ठीक है, मैंने फिर बता रही हूँ कि जितना सिंप्लीफाई करोगे आप एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे तरीके से नंबर दे देगा. ठीक है, उसके बाद आपका देखो फॉर्मेट, मैम फॉर्मेट क्या करना है. ठीक है, देखो आपको क्या करना है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को छोड़ के सब क्वेश्चन में, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है, आपने प्रोविज़न का हेडिंग डाल देना है. ठीक है, अब जो आपके जैसे 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप फैक्ट्स और कंक्लूजन को कंबाइन करके लिख सकते हो. ठीक है, जैसे आपने प्रोविज़न लिखा, प्रोविज़न के बाद आपने फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इकट्ठा लिख दिया. ठीक है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन जैसे भी आपको फॉर्मेट सिखाया गया है, जैसे भी आप करते हो तो आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, आपने उनको कंबाइन कर देना है. नहीं करना है तो नहीं करो, करना है तो कर सकते हो. ठीक है, 4 to 7 मार्क्स में आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है पर. ठीक है, दैट इज़ या तो आप प्रोविज़न लिखो पहले, ठीक है, फिर फैक्ट्स, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, या फिर प्रोविज़न के बाद डायरेक्ट फैक्ट्स और उसके बाद कंक्लूजन. क्योंकि देखो एनालिसिस एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे कंक्लूजन जब लिखते हैं ना तो वो बता रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ ये केस हुआ. ठीक है, तो केस में मैंने ये एनालाइज़ किया और उसके बाद मैंने ये कंक्लूड किया, तो वो एनालाइज वो कंक्लूजन में कर देते हैं. ठीक है, पर अगर आपको अलग से एनालाइज करके लिखना है जो आपने एनालाइज किया है तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपकी होगी फॉर्मेट की बात. सब पार्ट्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपने क्या करना है, फॉर्मेट जो होंगे आपके, ठीक है, उनको आपने जैसे पहले आपने जैसे उसके 2 पार्ट हैं. ठीक है, तो आपने 1 का लिख दिया, फिर सेकंड का लिख दिया. और ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट की प्रोविज़न लिखी, फिर सेकंड की लिख दी प्रोविज़न की हेडिंग के अंदर, फिर फैक्ट्स के अंदर 1-2, फिर उसके बाद आंसर के बाद 1-2. नहीं तो आप अलग अलग ही लिख सकते हो कि 1 का लिख दिया पहले प्रोविज़न फैक्ट कंक्लूजन, फिर 2 का लिख दिया प्रोविज़न फैक्ट कंक्लूजन. ठीक है जी, अब बात करते हैं आपके सेक्शन नंबर्स एंड केस लॉज की. ठीक है, तो देखो आपने सेक्शन नंबर तब तक नहीं लिखना है जब तक आप 100% श्योर नहीं हो. ठीक है, अगर आपने रॉन्ग सेक्शन नंबर लिख दिया तो आपने चाहे अंदर प्रोविज़न सही लिखी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे.
ठीक है। और अगर आपने कोई रेफरेंस केस लॉ लिखना है तो आप उसको कब लिखोगे, पहले प्रोविज़न अपना पूरा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने रेफरेंस केस लॉज की हेडिंग, केस लॉ जो है उसकी हेडिंग डाल के आपने अपना रेफरेंस केस लॉ दे देना है कि ठीक है, इस केस लॉ के रेफरेंस में मैं अपना आंसर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट की। तो आपने क्या करना है, देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना वो कंपलसरी होगा, उसको मत पढ़ना, जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, वो तो कंपलसरी है, वो तो करना ही है। आपने पहले जाना है, बाकी के 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं कि हाँ मेरे को इनमें से बेस्ट कौन सा है और कौन सा सबसे पहले नंबर पे करना है, ठीक है। हो सकता है आपका फर्स्ट भी ईजी हो, आपने वो 4 में से कोई एक सिलेक्ट किया, आप आए वापस, आपने देखा फर्स्ट ये तो नहीं है सबसे ईजी, यही कर लूँ क्या, फिर देखा नहीं, फिर आपने स्टार्ट करना है सबसे बेस्ट क्वेश्चन से, ठीक है, जिसका आपको मैक्सिमम पोर्शन आता है वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया बेस्ट क्वेश्चंस को और 15 मिनट्स में आपने अच्छे से अपना प्लान कर लिया सब कुछ। अब आपने जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा आपने करना स्टार्ट करना है और टाइम देखते रहना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगा दे कि बाकी के रह गए, ठीक है। अच्छे से टाइम मैनेज करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ओके। आफ्टर दैट आपकी इंपॉर्टेंट राइटिंग टिप्स हैं कि आपने उतना ही लिखना है जितना पूछा गया हो, लेंथ बढ़ाना यहाँ नहीं चलता, ठीक है। आईसीआई लेंथ नहीं मांगता, आईसीआई मांगता है कि क्या आप अच्छे से प्रोविज़न फ्रेम कर पा रहे हो, ठीक है, क्या आपने एनालाइज करा कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आप उस चीज़ को समझ रहे हो, वो मांगता है आईसीआई, ठीक है। तो आंसर दैट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि इस प्रोविज़न पे लिखना है, ठीक है, रेमेडीज़ पूछिए तो उतना ही लिखो, जो भी पूछा वो उतना लिख के आ जाओ, ठीक है। अगर आपको आता भी नहीं फालतू का तो भी मत लिखो, ओके। मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेंथी आंसर्स मत लिखो, जितना भी लिख रहे हो उसको करेक्ट लिखो, ठीक है, और फटाफट अपना आंसर ख़त्म करके नेक्स्ट आंसर पे जंप करो। फर्स्ट आप क्या करोगे, रीड करोगे, फिर एनालाइज करोगे, ठीक है, फिर पहले पता करोगे कि ये क्वेश्चन केस बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, स्टेटमेंट वाला है, किस तरह का फॉर्मेट यूज़ होगा, और उसके बाद स्टार्ट करोगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है वो कौन सी हैं कि आप जो हो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा लिख देते हो, ठीक है, वो लेंदी नहीं करना है। फैक्ट्स के नंबर नहीं होते, देखो फैक्ट्स के नंबर नहीं होते हैं, पर अगर आप ना लिखो तो उसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर देखते हैं किसने नहीं लिखा है तो उसके कट जाते हैं, बट मार्क्स नहीं होते फैक्ट्स के, ठीक है। तो आपने लिखाने हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं। अगर जैसे 4 to 7 का है, ठीक है, आपने 4-5 लाइनों में उसको समराइज़ करने की कोशिश करनी है, और जो 2 से 3 है उसमें तो आप कंक्लूजन में ही फैक्ट्स मिक्स कर देते हो अपने, ठीक है। एग्जामिनर्स को ऐसा लगता है कि आपको प्रोविज़न लगाना ही नहीं आता है, जैसे उन्होंने पेपर एनालाइज़ किए, ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की दैट देयर इज़ पुअर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न्स। तो प्रोविज़न्स को अच्छे से लिखो, अपना सेक्शन अच्छे से लिखो, लीगल लैंग्वेज के साथ लिखो, कीवर्ड्स के साथ लिखो, ठीक है, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि हमें प्रोविज़न आती है, ठीक है। रॉन्ग और इनकम्प्लीट डेफिनेशंस मत लिखो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप जैसे चैप्टर्स को इग्नोर मत करो, ठीक है, क्योंकि देखने में ऐसा है कि बच्चे इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में सेक्शंस बहुत सारे हैं, तो बच्चे सोचते हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, बट उसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे नेगोशिएबल में अभी मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, जिन पे आंसर बन सकते थे। तो आपने इन 2 चैप्टर्स को भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सारा का सारा पढ़ के जाना है, ठीक है जी। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं अगर 100% करके जाओगे, ठीक है, तो वहाँ जाके आपसे 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन बनेंगे। देखो सारे भी बन सकते हैं, अगर हार्ड पेपर आ गया, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है। फिर आप करोगे तो कितने याद आएंगे, किस हिसाब से होगा, तो आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपने सारा का सारा करके जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है एक्टिव रिकॉल मेथड। अब ये क्या है मैम, देखो आपने इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग आपने रिकॉल करनी है चीज़ें, ठीक है। किताब खोल के नहीं बैठ जाना, ये मैडम हो गया हो गया हो गया हो गया, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, रिवाइज़ कैसे करना है, आपने अपनी बुक खोली, ठीक है, आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको याद हो गया, अब आपने स्क्रिबल करनी है चीज़ें कि हाँ देखो, अब आपने देखो आप याद कर आए हो, ठीक है, आपने रिवीजन जो करनी थी, आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, 1 शॉट देख लिया। अब आपका क्या काम है कि आप देखो कि मेरे को कितना याद है, ठीक है। तो स्क्रिबल करो, एक पेज लो और उस पर लिखो कि हाँ हाँ, प्रॉपर नहीं लिखने बैठना, मेन कीवर्ड्स लिखे, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले यही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे, रिकॉल करो उसमें क्या क्या थे, मेन पॉइंटर्स क्या थे, कीवर्ड्स क्या थे, स्क्रिबल करो, आगे बढ़ो, ठीक है, हो गया।
अब आपने नोट्स, जब नोट्स की बारी आती है ना, आपके अपने नोट्स हैं तो आप अपने से पढ़ लो, आपने जिस भी फैकल्टी के रेफ़र किए थे उनसे पढ़ लो, जिनसे आपने पढ़ा है उनके देख लो, ठीक है। पर स्विच मत करना कि अब इसके देख लिए, अब इसके सुंदर लग रहे हैं, अब इसके देख लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट जब आपने स्क्रिबल कर ली चीज़ें, फिर आप देखोगे कि मेरा क्या मिसिंग है, ठीक है, उस चीज़ को याद कर लेना, ऐसे जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर्स की बात करें तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आपने देखो सेक्शन नंबर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है, वहाँ पे सेक्शन नंबर, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की लिस्ट है, तो आप वो वाले सेक्शन नंबर्स याद कर सकते हो अगर आपको करने हो, ठीक है। बट यही है कि स्क्रिबल करो और इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स ही याद रखो, सारे याद नहीं होते हैं, कोई नहीं कर सकता सारे सेक्शन नंबर्स याद, ठीक है। मेन और फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन जो आपको याद है या तो वो कर लो, या फिर इंपॉर्टेंट मैंने लिस्ट दे रखी है वो कर लो। कंपलसरी नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर लिखना ही है फाउंडेशन में, ठीक है। रॉन्ग सेक्शन नंबर आप कभी भी मत लिखो। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपका बहुत मुश्किल आंसर आ जाता है तो क्या करना है अब हमने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को, पहली 2 लाइनों में क्या पूछ रखा है, कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं आ रहा जिसकी डेफिनेशन मेरे को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, ठीक है। फिर लास्ट में पढ़ो कि मेरे को क्या पूछा। अब आपने ब्रेक कर लिया ना क्वेश्चन, तो आपने लास्ट में देखो वहाँ पूछा होगा कि उनको क्या चाहिए, वो क्या पूछ रहे हैं, वैलिड है या नॉन नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि उसकी सजेशन वैलिड है या नहीं है, रेमेडीज़ पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं। फिर आपने अगर आपका कंक्लूजन फ्रेम हो रहा है ना क्वेश्चन का, ठीक है, तो आपका आंसर अपने आप फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप, जैसे समझो आपके पास टाइम रह गया है, ठीक है, और अब आपको बहुत हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, तो आपका कंक्लूजन अगर बन रहा है ना, अगर आपको लग रहा है पता कि हाँ इस क्वेश्चन में होगा, अपने आप लीगल वर्ड्स यूज़ करो और प्रोविज़न बनाना अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चेक करो कि एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ, वो लास्ट लाइन में आपको दे देते हैं कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपने कंक्लूजन फ्रेम किया, ठीक है, अब आपने प्रोविज़न स्टार्ट करने लग पड़ना है अपना लीगल कीवर्ड्स के साथ, जिस पे आपने कंक्लूजन को फ्रेम किया। यूज़ करने हमने लीगल कीवर्ड्स ताकि आंसर्स हमारे प्रोफेशनल लगे, ठीक है। अब राइटिंग के मैंने रूल्स आपको बता दिए। मेन हेडिंग्स को बॉक्स में डाल दो, सब हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और कि आपने पैराग्राफ्स लिखना अवॉइड करना है कि पैराग्राफ में लिख दिया, एक पेज पैराग्राफ नहीं, पॉइंटर्स में लिखो ताकि चीज़ें विजिबल रहें, है ना, पता चल रहा है कि अब ये चीज़ स्टार्ट हुई, अब ये चीज़ स्टार्ट हुई, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद हो सके हाथ से एक लाइन बना दो ताकि पता चल जाए ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो। उसके बाद हमारा आता है सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। तो देखो आपने सब पार्ट्स इकट्ठे ही करने हैं, हो पाए सारे के सारे सब पार्ट्स आप इकट्ठे करो, ठीक है। सीक्वेंस आपकी वैरी कर सकती है सब पार्ट के अंदर कि आपने 1B पहले कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1A किया, या फिर 2C क्वेश्चन नंबर 2 में पहले कर दिया, फिर 2A कर दिया, फिर 2B कर दिया, वो चीज़ हो सकती है। पर ये चीज़ ना हो कि आपका इधर उधर सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। एग्जामिनर के लिए जितना सिंप्लीफाई करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्पेशल नोट फॉर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की IRF आपका एक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई सेक्शन नंबर्स नहीं है। फोकस करो कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पे, और उस चैप्टर में आप कहीं पे भी प्रोविज़न की हेडिंग नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक्ट ही नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट डे का जो स्टडी ऑर्डर है वो कैसे है, सबसे पहले आप करेंगे कंपनीज़ के बाद नेगोशिएबल, LLP, IRF, ये आपका हो जाएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे उसी दिन। नेक्स्ट डे आपका पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 पेपर्स हमने सॉल्व करने हैं लास्ट डेज में। अब ये लास्ट डेज आपके एग्ज़ाम वाले नहीं हैं, ये अभी हैं, ये जो अभी चल रहे हैं इनको बोलते हैं लास्ट डेज, ठीक है। तो ट्राई करना है कि 2 पेपर हो जाएं। अभी मैंने भी एक मीट सेशन लिया था जिसमें पेपर लिया था, तो एक पेपर हमारा हो गया है, ठीक है, सेकेंड पेपर हम लेने वाले हैं। तो अगर आपने किसी को भी अटेम्प्ट करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है, आई विल शेयर द लिंक। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सब आपको मदद करेगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।